गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने पराकोष के स्फुटन की बात की थी। ठीक है, पराकोष का स्फुटन किस प्रकार होता है। तो देखो, पराकोष का स्फुटन अलग अलग पादपों में अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहां पर अब हम पराकोष के स्फुटन की विधियां देखेंगे। ठीक है, और इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि किस विधि द्वारा कौन से पादपों में पराकोष का स्फुटन होता है। ठीक है, तो देखो इसकी कुछ विधियां हैं, उनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे अनुप्रस्थ स्फुटन की। अनुप्रस्थ स्फुटन, ठीक है। तो अनुप्रस्थ स्फुटन का क्या मतलब है, इसमें पराकोष की जो पालियां होती हैं वो पराकोष अक्ष के अनुप्रस्थ क्या होती हैं, स्फुटित होती हैं। ठीक है, यानी इस विधि में पराकोष की पालियों का स्फुटन पराकोष अक्ष के अनुप्रस्थ होता है। क्लियर बात। उदाहरण ध्यान रखना आपका इसमें, अनुप्रस्थ स्फुटन द्वारा पराकोष का स्फुटन कौन से पादप में होगा, तुलसी। तो ये आपको यहां पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि तुलसी में पराकोष का स्फुटन किस विधि द्वारा होगा, अनुप्रस्थ विधि द्वारा या अनुप्रस्थ स्फुटन होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी विधि है लंबवत स्फुटन। लंबवत स्फुटन, तो लंबवत स्फुटन में क्या होगा, पराकोष का स्फुटन लंबवत होगा। पराकोष का स्फुटन कैसा होगा, लंबवत। ठीक है, इसमें भी आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं, एक तो दथुरा और कपास। ठीक है, दथुरा और कपास। तो दथुरा और कपास में पराकोष का स्फुटन किस विधि द्वारा होगा, लंबवत। ठीक है, तीसरी विधि है छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय स्फुटन, इस छिद्रमय स्फुटन में क्या होता है, जो पराकोष होता है, एंथर है, पराकोष या एंथर के शीर्ष पर छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, तो छिद्रमय स्फुटन में क्या होगा, पराकोष के शीर्ष पर छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्रों वाले स्थान से पराकोष का स्फुटन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आपको ध्यान रखना है, मकोई। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मकोई। ठीक है, इसके बाद लास्ट विधि है वो है कपाटीय। कपाटीय, ठीक है, और कपाटीय यानी कपाटीय मतलब इसमें क्या होता है, कपाटीय में क्या होगा, पराकोष में एक या फिर अधिक कपाटों का निर्माण हो जाता है, या तो एक या एक से अधिक कपाट बन जाते हैं और उन कपाटों से क्या होता है, फिर पराकोष का स्फुटन होता है। ठीक है, उदाहरण ध्यान रखना है इसको, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बारबेरी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बारबेरी। तो ये चार प्रकार के स्फुटन हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुलसी में कौन सा स्फुटन होगा, अनुप्रस्थ स्फुटन। दथुरा और कपास में कौन सा होगा, लंबवत स्फुटन। मकोई में कौन सा होगा, छिद्रमय स्फुटन। और बारबेरी में कौन सा होगा, कपाटीय स्फुटन। ठीक है, ये बात किसकी हो गई, पराकोष के स्फुटन की। अब देखो, इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट है वो है मेल गेमेटोफाइट।
मेल गेमिटोफाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नर युग्मगोद भेद। नर युग्मगोद भेद। ठीक है। अब देखो ये नर युग्मगोद भेद क्या है या किसको बोलेंगे, नहीं पता? तो देखो नर युग्मगोद भेद किसको कहते हैं? अंकुरित परागकण को। किसको बोलेंगे? अंकुरित परागकण को। अंकुरित परागकण को ही क्या बोलते हैं? नर युग्मगोद भेद या मेल गेमेटोफाइट। ठीक है। तो देखो लघु बीजाणु या परागकण, ठीक है, प्रारंभ में कैसा है? एक कोशिकीय है। कैसा होता है? एक कोशिकीय। अंकुरण का मतलब क्या है? जब इस परागकण से परागनली निकल जाती है। परागनली एक नलिका नुमा संरचना होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जब इस परागकण से एक परागनली निकल जाती है और ये परागकण एक कोशिकीय से तीन कोशिकीय हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? नर युग्मगोद भेद या मेल गेमेटोफाइट। ठीक है। तो कहने का मतलब जो मेल गेमेटोफाइट है इसका विकास किससे होगा? परागकण से या लघु बीजाणु से। यानी लघु बीजाणु ही आगे विकसित होकर के या अंकुरित होकर के किसका निर्माण करेगा? मेल गेमेटोफाइट का। ठीक है। तो देखो जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु मेल गेमेटोफाइट की मेल गेमेटोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। प्रथम कोशिका होती है। ठीक है। यानी इस मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करने वाली पहली कोशिका कौन सी है? लघु बीजाणु या परागकण। ये लघु बीजाणु या परागकण आगे जाकर के मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। तो ये माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु या परागकण क्या होती है? इस मेल गेमेटोफाइट पीढ़ी की फर्स्ट या प्रथम कोशिका होती है। ठीक है। अब इस लघु बीजाणु को हम क्या बोल सकते हैं? अपरिपक्व नर युग्मगोद भेद। क्योंकि ये लघु बीजाणु है, एक कोशिकीय है। मैंने आपको बताया जब ये तीन कोशिकीय हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? मेल गेमेटोफाइट। तो इस माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु, लघु बीजाणु को या माइक्रोस्पोर को अपरिपक्व नर युग्मगोद भेद कहते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा से देखना। मेल गेमेटोफाइट अंकुरित परागकण को क्या बोलते हैं? मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। अभी तक हमने अंकुरित परागकण नहीं पढ़ा। ठीक है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कि परागकण अंकुरित कैसे होता है और ये मेल गेमेटोफाइट कैसे बनाता है। तो फिलहाल तो ये ध्यान रखो, जब परागकण अंकुरित हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? मेल गेमेटोफाइट। ये जो माइक्रोस्पोर है या परागकण है, ये मेल गेमेटोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। यानी जो माइक्रोस्पोर या परागकण है इसको अपरिपक्व मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है। अब देखो मेल गेमेटोफाइट को पढ़ने से पहले हम इस परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करेंगे? परागकण की या पोलन ग्रेन्स की। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? परागकण, यानी परागकण की संरचना। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है? ये डायग्राम किसका है? परागकण का। किसका है? परागकण या पोलन ग्रेन का। अब देखो, पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो परागकण है ये अगुणित है या द्विगुणित? पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु अगुणित होता है या द्विगुणित? तो ध्यान रखना, पोलन ग्रेन या परागकण यानी अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित। अगुणित क्यों हुआ? क्योंकि इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। उस समय बताया था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्लियर बात? तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है और लघु बीजाणु या परागकण कैसा होगा? अगुणित। कैसा होता है? अगुणित। ठीक है, डायग्राम में देखो आप, ये एक कोशिका है। परागकण क्या है? एक कोशिका। ठीक है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें एक तो क्या है? केंद्रक। अब देखो, सबसे पहले हम आवरण की बात करते हैं। तो परागकण होता है, इसमें दो आवरण पाए जाते हैं। परागकण में कितने आवरण पाए जाते हैं? दो। एक बाह्य आवरण और एक आंतरिक आवरण। ठीक है, इस बाह्य आवरण को एक्साइन कहते हैं। एक्साइन या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बाह्य छोर। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। परागकण के बाह्य आवरण या बाह्य भित्ति को क्या बोलते हैं? एक्साइन या बाह्य छोर। ठीक है, आंतरिक आवरण को क्या बोलते हैं? एंटाइन या अंतःछोर। एंटाइन या अंतःछोर। ठीक है, बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका होती है और बाकी इसमें क्या भरा होता है? जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों आते हैं। ठीक है, तो परागकण कैसा होता है भाई? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित। अभी बताया आपको कैसा होगा? अगुणित। और जीव द्रव्य कैसा होगा इसका? गाढ़ा। जीव द्रव्य कैसा होगा? गाढ़ा। ठीक है, तो परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित, गाढ़े जीव द्रव्य युक्त कोशिका होती है। क्लियर बात? इसमें ध्यान रखना है आपको, परागकण कैसा है? अगुणित है और जीव द्रव्य की मात्रा क्या है यहां पर? अधिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आवरण की बात करें तो परागकण में कितने आवरण होते हैं? दो। कितने आवरण होते हैं? दो आवरण होते हैं। एक तो बाह्य आवरण और एक आंतरिक आवरण। बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण। भित्ति बोल दो इसको, एक ही बात है, बाह्य भित्ति या आंतरिक भित्ति या आवरण। अब देखो, जो बाह्य आवरण है इसको हमने क्या बोला? एक्साइन। एक्साइन या बाह्य छोर।
ठीक है। आंतरिक आवरण को क्या बोलते हैं? इंटाइन या अंतःचोल। ठीक है। अब पहले हम किसकी बात करेंगे? बाह्य आवरण या एक्साइन की। ठीक है। तो देखो, ये जो बाह्य आवरण या एक्साइन है, ये कैसा होता है? मोटा। कैसा आवरण है? मोटा, कठोर, खुरदरा। मोटा, कठोर और खुरदरा होता है। ठीक है। एक शब्द और लिख दो, प्रतिरोधी। प्रतिरोधी, प्रतिरोधी होता है। प्रतिरोधी मतलब इसका अपघटन नहीं होता है, यानी कोई भी जीव इसका अपघटन नहीं कर सकता है। अब देखो, याद करो, टेपिटम के कार्य मैंने आपको बताए थे। उस समय एक शब्द आया था स्पोरोपोलेनियन। तो ये बाह्य चोल या एक्साइन है, ये किसका बना होता है? किसका बना होगा? स्पोरोपोलेनियन। ठीक है। तो बाह्य आवरण कठोर, मोटा, खुरदरा, प्रतिरोधी होता है। किसके कारण होगा? स्पोरोपोलेनिन के कारण। स्पोरोपोलेनिन के कारण, या इसको हम बोल सकते हैं योबिस्कार। ठीक है। वसीय कोशिकाएं और उसके चारों ओर जब स्पोरोपोलेनिन का आवरण बन जाता है, उस संरचना को क्या बोलते हैं? यूबिस्कार। ठीक है। तो यूबिस्कार में मुख्य रूप से क्या है? स्पोरोपोलेनिन, जो परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण करता है। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है, इस स्पोरोपोलेनिन का जैविक अपघटन नहीं होता। जैविक अपघटन नहीं होता। ठीक है। जैविक अपघटन नहीं होता मतलब ये लाखों वर्षों तक क्या रहते हैं? सुरक्षित। ठीक है। इसीलिए तो आज हमें हजारों वर्ष या लाखों वर्ष पुराने जो परागकण हैं, वो जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। और वो भी एक अच्छी हालत में। तो इतने लंबे समय तक परागकण सुरक्षित रह रहे हैं, किसके कारण? स्पोरोपोलेनिन के कारण। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बढ़ सकता है आपके लिए कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो आप क्या बताओगे कि परागकणों के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है। ठीक है। और इस स्पोरोपोलेनिन का जैविक अपघटन नहीं होता, इसलिए परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। क्लियर बात? अब इसके बाद देखो, ये जो परागकण है, इस परागकण के बाह्य चोल में कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता। ठीक है। देखो यहां पर ये स्थान, यह वाला भाग और ये, यहां पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं है। मतलब यहां से बाह्य चोल कैसा है? पतला या कमजोर। ठीक है। यहां से बाह्य चोल कैसा है? पतला या कमजोर। क्यों? क्योंकि यहां पर इस स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता है। ठीक है। तो जहां पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता, जहां से बाह्य चोल पतला या कमजोर होता है, उन स्थानों को जर्म पोर, क्या कहेंगे? जर्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र या जर्म पोर। ठीक है। अब ये जो जर्म पोर हैं, इनकी संख्या 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो जर्म पोर या जनन छिद्र क्या है? बाह्य चोल, बाह्य चोल के ऐसे स्थान जहां पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता है, उन्हें ही क्या बोलते हैं? जर्म पोर। और जर्म पोर की संख्या कितनी होगी? या तो 1 या 3। क्लियर बात?
अब देखो, ये तो बात किसकी हो गई, बाह्य चोल की। अब इसके बाद हम दूसरे आवरण की बात करते हैं, जो है अंतः चोल या इंटाइन। अंतः चोल या इंटाइन। अब देखो, ये जो अंतः चोल होता है, ठीक है, ये पतला और कोमल होता है। इंटाइन कैसा होगा, पतला और कोमल। क्यों, क्योंकि इस पर कोई स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता है। तो बस इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, पतला और कोमल होता है, और दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको, पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। बाह्य चोल तो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, आंतरिक चोल या इंटाइन पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। पेक्टोसेल्यूलोज यानी पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर के बनता है। क्लियर बात। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंटाइन और एक्साइन। ये दो क्या है, परागकण के आवरण या परागकण की भित्तियां। ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, कठोर मोटी होती है। ये पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, पतली और कोमल होती है। ठीक है, अंदर अनेक रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और एक मुख्य रिक्तिका बड़ी होती है। ठीक है, यानी इसमें एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, केंद्रक परिधि की ओर स्थित होता है, जीव द्रव्य गाढ़ा होता है। क्लियर बात। अब देखो, इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, मैं दो शब्द लिख रहा हूं, एक तो है ट्राइकोल्पेट और एक है मोनोकोल्पेट। ठीक है, ट्राइकोल्पेट, ट्राइकोल्पेट किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखना, ऐसे परागकण, ऐसे परागकण या ऐसे पोलन ग्रेन जिनमें 3 जर्मपोर या जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पोलन ग्रेन जिनमें 3 जर्मपोर या जनन छिद्र पाए जाते हैं, उन परागकणों को क्या बोलते हैं, ट्राइकोल्पेट। ठीक है, और ये ट्राइकोल्पेट किस में मिलेंगे, एग्जाम्पल ध्यान रखना, डाइकोट में, यानी जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनके परागकणों में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ध्यान रखना आपको, मोनोकोल्पेट। मोनोकोल्पेट, तो मोनोकोल्पेट का मतलब क्या हो गया, ऐसे परागकण जिनमें एक जर्मपोर पाया जाता है। क्या, ठीक है, ऐसे परागकण जिसमें एक जर्मपोर या एक जनन छिद्र पाया जाता है उनको मोनोकोल्पेट कहते हैं। ठीक है, और ये जो मोनोकोल्पेट हैं ये आपको किस में मिलेंगे, ये मोनोकोट में मिलेंगे। ठीक है, मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पादपों में ट्राइकोल्पेट परागकण होते हैं और एक बीजपत्री पादपों में मोनोकोल्पेट परागकण पाए जाते हैं। क्लियर बात। अब देखो इसके बाद ये जो परागकण है, इस परागकण के चारों ओर एक तेलीय परत पाई जाती है। ठीक है, इस परागकण के चारों ओर एक तेलीय परत पाई जाती है। ये तेलीय परत ध्यान रखना, सभी परागकणों में नहीं पाई जाती है। ठीक है,
ऐसे परागकण जिनमें कीटों द्वारा परागण होता है। तो कीट परागित पुष्पों में या कीट परागित पुष्पों के जो परागकण हैं उनमें एक तेलीय परत पाई जाती है और उस तेलीय परत को क्या बोलते हैं? पोलन कीट। क्या बोलते हैं? पोलन कीट। तो पोलन कीट क्या हो गई? पोलन कीट एक तेलीय परत है। क्या है? एक तेलीय परत। ठीक है, जो किसमें मिलेगी? कीट परागित पुष्पों के परागकणों में पाई जाती है। ठीक है, पोलन कीट एक तेलीय परत है जो कीट परागित पुष्पों के परागकणों में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये पोलन कीट क्या करती है। तो आपने देखा पोलन कीट क्या करेगी? परागकण है उनको एक तो रंग प्रदान करती है, रंग, सुगंध और चिपचिपा बनाती है। ठीक है, परागकणों में सुगंध होती है किसके कारण? पोलन कीट के कारण। परागकणों को रंग कौन प्रदान करती है? पोलन कीट। परागकणों को चिपचिपा कौन बनाती है? पोलन कीट। ठीक है, तो इस पोलन कीट के कार्य क्या होंगे? तो देखो पहला कार्य हो गया, ये पोलन कीट है परागकणों को पीला रंग प्रदान करती है। ठीक है, पोलन कीट परागकणों को पीला रंग प्रदान करती है। दूसरा कार्य, रंगीन होगी, सुगंधित होगी। तो रंगीन और सुगंधित होने के कारण ये क्या करती है? कीटों को आकर्षित करने में सहायता करती है। तो दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? कीटों को आकर्षित करने में सहायता करती है। ठीक है, और तीसरा कार्य क्या हो जाएगा? भाई परागण कब होगा? जब कोई कीट आएगा उस पर बैठेगा तो उससे परागकण क्या होंगे? चिपक जाएंगे। अब परागकण कब चिपकेंगे? जब वो चिपचिपे होंगे। ठीक है, तो ये कैसे है परागकण? तेलीय परत या पोलन कीट के कारण चिपचिपे हैं। चिपचिपे हैं तो ये क्या करते हैं? कीटों से चिपकने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो पोलन कीट क्या करती है? परागकणों को कीटों से चिपकने में सहायता करती है। ठीक है, ये क्या हो गए? पोलन कीट के कार्य। दोबारा से देखो, पोलन कीट क्या है? एक तेलीय परत है जो कीट परागित पुष्पों की बाह्य सतह पर पाई जाती है। यानी ये जो परागकण है इसकी बाह्य सतह पर क्या पाई जाती है? पोलन कीट पाई जाती है। ठीक है, ये पोलन कीट परागकणों को रंग प्रदान करती है, सुगंधित बनाती है और चिपचिपा बनाती है। यानी परागण में क्या करती है? ये सहायता करती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, ये जो पोलन कीट है इसका निर्माण किससे होगा? तो मैंने आपको बताया था जब टेपिटम के कार्य बताए थे उस समय टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा
पोलन कीट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना पोलन कीट का निर्माण, पोलन कीट का निर्माण किससे होगा? टेपिटम से। टेपिटम की कोशिकाएं क्या करती हैं? पोलन कीट का निर्माण करती हैं। ठीक है, धन्यवाद।